हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है और 10th क्लास में हम लोग भारत और समकालीन विश्व सेकंड की बात कर रहे थे। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का पूरा चैप्टर देख चुके थे। 2 पेज मैंने आपसे घर के लिए दिए थे। तो जर्मन और फ्रांस, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, ये आप अच्छे से पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। क्लियर है? अब जो है हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद। तो जिस तरह से यूरोप में फैला और भारत की कहानी तो आपने सुनी है कि भारत में किस तरह से। क्लियर है? तो भारत में राष्ट्रवाद की कहानी को पढ़ेंगे और बड़े बड़े जो जनसंघ आंदोलन हुए हैं उनको विषय में भी हम लोग आपका देखेंगे और इन सब पर आपका एक एक करके हम लोग बात भी करेंगे। तो सबसे पहले आप चले जाइए भारत में राष्ट्रवाद और इसी राष्ट्रवाद की थ्योरी को हम लोग आपका देखने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख चुके हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद के साथ ही राष्ट्र राज्य का उदय भी हुआ है। इसके बारे में लोगों की समझ बदलने लगी है। वे कौन हैं, उनकी पहचान किस बात से परिभाषित होती है, यह भावना बदल गई है। उनमें राष्ट्र के प्रति लगाव का भाव पैदा हो गया है। नए प्रतीक और चिन्हों ने, नए गीतों और विचारों ने संपर्क स्थापित किया है। अच्छा, कोई हम लोग आपका प्रतीक चिन्ह बनाते हैं, कोई हम गीत बनाते हैं, वो क्यों होता है? जो हमारी भावनाएं हैं वो भावना एक दूसरे के साथ आपका जुड़ सकें, उन्हीं भावनाओं के साथ ये सारी चीजें आपका प्रतीक हो, जो भावनाओं का लगाव है उनके लिए होता है। ठीक है? ज्यादातर देशों में यही नई राष्ट्रीय पहचान का निर्माण की एक लंबी प्रक्रिया है। ऐसा है, राष्ट्र की लंबी निर्माण प्रक्रिया। दूसरे उपनिवेश की तरह भारत में भी आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय परिघटना उपनिवेशवाद का विरोध आंदोलन के साथ गहरी जुड़ी है। उपनिवेशिक शासन के खिलाफ संघर्ष के दौरान आपसी एकता को पहचानने लगे हैं। उत्पीड़न और दमन का साझा भाव ने विभिन्न समूहों को एक दूसरे से बांध दिया है। कैसे कर दिए हैं? एक दूसरे से बांध दिया। लेकिन हर वर्ग और समूह में उपनिवेश का असर एक जैसा नहीं था। उनके अनुभव के अलग थे, स्वतंत्रता के मायने भी भिन्न थे। महात्मा गांधी ने नेतृत्व में कांग्रेस के समूह को इकट्ठा करके क्या करें, एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, परंतु इस एकता के टकराव के कारण बिंदु भी निहित रहे। अलग अलग चीजें रहीं और सारे वो बिंदु हमको इसमें आपका निहित जो है वो आपके दिखाई देते हैं। पहले एक ही राष्ट्र और पुस्तक अपने भारत के राष्ट्र के उदय का अध्ययन किया था। राष्ट्र के बारे में पढ़ना है, एक बुक पढ़ लीजिए, उसी में पूरा राष्ट्र नेशन की थ्योरी को आप कवर कर सकते हैं। यही था एक टाइम में राष्ट्रवाद। अपने 20वीं सदी के पहले दशक तक कहानी पढ़ी थी। आपने क्या पढ़ा? 20वीं सदी के दशक तक आपने एक कहानी पढ़ी थी। इस अध्याय में हम 1920 के दशक में आगे बढ़ेंगे और असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन कैसे विकसित करने के लिए किस तरह से प्रयास किया, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूह ने किस प्रकार से हिस्सा लिया, किस तरह के राष्ट्रवाद में लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी गई। तो कैसे नई उड़ान मिली, आप इसमें पूरे चैप्टर में देख सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है आप पूछ सकते हैं। तो क्लियर है? तो हम भारत में राष्ट्रवाद के मायनों को पढ़ रहे हैं। चलिए, इमेज देखिए आपने, कितने बड़े मार्क्स लेवल पर पब्लिक है और सब एक ही कपड़ा पहने हुए हैं, सूती खादी कपड़ा। क्यों क्यों पहने हुए सूती खादी कपड़ा? आप जानते हैं 1905 के बाद भारत में स्वदेशी आंदोलन चला और एक टाइम था जब महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान और असहयोग से ही कोशिश की थी कि सब लोग हम भारतीय बने, जो उत्पाद हैं
उनको हम पहने। तो उसी की शुरुआत आज चीज़ों में वो हमारी क्रांति है, उनमें आपका बेसिकली ये सारी शुरुआत जो है आपका दिखाई देती है। अब पहला चैप्टर शुरू होगा और पहला चैप्टर है, इसमें आप ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग, यानी कि पहला विश्व युद्ध होगा, उसी के आधार पर चलेगा खिलाफत आंदोलन, और खिलाफत से शुरू होगा असहयोग। और खिलाफत आंदोलन के बारे में मैं आपको बता दूं, आपने कल ओटोमन साम्राज्य के बारे में पढ़ा था, याद है? ओटोमन साम्राज्य से कौन फ्री हुआ था? यूनान, क्लियर है? और ओटोमन साम्राज्य में किसका आधिपत्य है? आपका टर्की के, आपका जो इनके सबसे बड़े धर्म गुरु हैं उनका, जिसे कहा गया है खलीफा। क्लियर है? तो ये आपस में तीनों को रिलेट है। कह रहे हैं कि 1919 के बाद से ही हम देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नए इलाके फैल गए थे, उनमें नए सामाजिक समूह शामिल हो गए थे, संघर्ष की नई पीढ़ियां सामने आ रही थी। हमने इन बदलावों को कैसे समझें, इसको क्या परिमाण हुआ? सबसे पहले बात यह है कि विश्व युद्ध में एक नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति उत्पन्न कर दी। इसके कारण रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। इसी की खर्चे की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्जे लेने और कर्जों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर शुल्क शुरू किया गया। युद्ध के दौरान चीजों की कीमतें बढ़ने लगी। 13 से लेकर 18 के बीच कीमतें दुगनी हो चुकी थी। युद्ध की भरपाई करनी थी भैया, जो पैसा खर्च हुआ है युद्ध में उसकी भरपाई भी तो की जाएगी कहीं से, तो कहां से करेगी? इन्होंने बहुत सारी चीजों को महंगा कर दिया। क्या कर दिया इन्होंने? महंगा कर दिया। महंगाई बढ़ी। महंगाई कैसे बढ़ रही थी? भारी खर्चा था। अंग्रेजों ने जो पैसा, जो उनका फंड कहाँ लग गया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में आपका लग गया था, तो उसको रिकवरी चाहते थे। रिकवरी कहाँ से होगी? जितने भी उनके कॉलेजम हैं, या तो उनमें टैक्स बढ़ा दिया जाए, तो टैक्स बढ़ा रहे हैं, सीमा शुल्क बढ़ा रहे हैं, उत्पाद कर बढ़ा रहे हैं, ये चीजें बढ़ा रहे हैं ताकि उसको फुलफिल किया जा सके। दुगना हो चुका था, अब कह रहे हैं कि टैक्स कैसा कर दिया गया? दुगना, जिसके कारण आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। गांव में सिपाही को जब्त कर जबरन भर्ती किया गया, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में गुस्सा आ गया। अब लोगों को तुम जबरदस्ती उठाकर भर्ती कर दोगे तो लोग गुस्सा तो होंगे ही। 1918 और 19 में और 1920-21 में बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई, जिसके कारण खाद्यान्न की भारा अभाव हुआ। उसी पर भी फ्लू की महामारी फैल गई 1921 की जनगणना के मुताबिक। ये हमारे सामने दुर्भाग्य छन रहा। हुआ क्या? एक तो यहाँ फसल खराब हो गई तो भूखमरी फैल गई, तो भूखमरी फैल गई, उसके बाद फ्लू आ गया। और यही कारण है कि जो 1921 की जनसंख्या है बढ़ने की बजाय घट गई। इसी को कहते हैं 1921 का महाविभाजक वर्ष। क्या कहा गया इसको? महाविभाजक वर्ष। और जिसके कारण क्या हुआ? 120 और या 130 लाख लोग मारे गए, लगभग 1 करोड़ 20 लाख या 1 करोड़ 30 लाख लोग इसमें मारे गए। जो जनसंख्या बढ़नी थी वो कहाँ चलेगी? निगेटिव में। कारण भूखमरी, कुछ भूख से मर गए, कुछ बचे आपका फ्लू जो आपकी बीमारी थी उससे मर गए। तो ये एक नया दौर था। लोगों को उम्मीद है कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतें कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस समय एक नए नेता सामने आए, जिन्होंने संघर्ष का नया ढंग और नया तरीका पेश किया, और उसी व्यक्ति को हम पढ़ेंगे, जिनका नाम है महात्मा गांधी। ये नया ढंग और नया तरीका लेकर आएंगे, इसलिए भारत में बड़े फेमस हो जाएंगे। तो अब सत्य का विचार, जिसको हम कहते हैं सत्यवादी चीजें, सत्याग्रह। अब देखिए सत्याग्रह शुरू होगा, और ये महात्मा गांधी का। तो सबसे पहले बताइए कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसमें क्या भारत को केवल युद्ध के समय तक प्रॉब्लम हुई या युद्ध के बाद ज्यादा समस्या आपको झेलनी पड़ी? तो आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, तो चीजें बिल्कुल साफ और स्पष्ट आपके सामने आ जाएंगी। क्लियर हो? क्या हो जाएगा? साफ और स्पष्ट चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। लोगों को उम्मीद थी कि ये सारी चीजें आपने देख ली। महात्मा गांधी
सत्य का विचार। महात्मा गांधी जनवरी 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे। उन्होंने एक नए तरह के जन आंदोलन का रास्ता चुना। वहीं से वो नस्ल भेद सरकार में सफलतापूर्वक लुभा लिया। इस पद्धति को वे सत्याग्रह कहते थे। सत्य के विचार में सत्य की शक्ति का आग्रह और सत्य की खोज पर जोर देते थे। सत्य की खोज और सत्य के विचार का ही वो आपका आग्रह करते थे। इसका अर्थ है कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने में आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं। यानी कि अगर आप सही हैं, सच्चे हैं और आपके खिलाफ अन्याय हुआ है, आपका शोषण हो रहा है, और जो आपका उत्पीड़क है यानी कि जो शोषण कर रहा है, उसके सामने खड़े होने के लिए किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं, बल्कि क्या चाहिए? मनोबल की आवश्यकता चाहिए। और महात्मा गांधी ने करके दिखाया। अंग्रेजों के लिए महात्मा गांधी को जान से मारना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी थी। एक सूखा सा दुबला व्यक्ति धोती कुर्ता पहन के चल रहा है, उसके लिए उन्हें मारना बड़ा आसान था। लेकिन प्रतिशोध की भावना और आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के शारीरिक संघर्ष में सफल हो सकते थे। अगर आप चाहते हो आपको न्याय मिले, तो आपको केवल अहिंसा का रास्ता है। आप बिना लड़े झगड़े, बिना आप अपनी किसी को आक्रमण किए, किसी को नुकसान पहुंचाए, अपनी चीजों को व्यक्त कर सकते हैं और हो सकता है। दमनकारी शत्रु की चेतना झंझोरना चाहती है। उत्पीड़क शत्रु को ही नहीं, बल्कि सभी लोग हिंसा के जरिए सत्य को स्वीकार करने के विचार को बेबस की बजाय सच्चाई के देखने और सहज भाव को स्वीकार करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। ऐसे नहीं केवल आप लड़ाई और संघर्ष के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इस संघर्ष में अंततः सत्य की जीत होती है। और गांधी जी का विश्वास था कि अहिंसा का सबसे यह धर्म सभी भारतीयों की एकता के सूत्रपात में बांधेगा। कैसे बांधेगा? सत्य के सूत्रपात में आपको बांधेगा। भारत के आने के बाद गांधी जी ने कई स्थानों पर सत्याग्रह आंदोलन चलाए। उनमें से 1917 में सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, 1917 में बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया। दमनकारी बाग व्यवस्था के खिलाफ किसानों के संघर्ष के प्रति 1719 में उन्होंने गुजरात में खेड़ा। उसके बाद खेड़ा चले गए बाप किसानों के लिए, किसानों की मदद की, सत्याग्रह का आयोजन किया। फसल खराब हो जाने के कारण, प्लेग महामारी करने के कारण खेड़ा के किसानों का लगान चुकाना आपका नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि लगान वसूली ढीली कर दी जाए। और 1818 में सूती कपड़ा मिल कारखानों में सत्याग्रह में इन्होंने कहाँ चले गए? आपका अहमदाबाद चले गए। ये प्लेग का कारण था। तो इन्होंने इस तरीके से सत्याग्रह, बहुत सत्य के सदे के सत्याग्रह का मतलब है सत्य के साथ आग्रह कि हे श्रीमान, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि फसल खराब हो गई है, मैं आपको टैक्स नहीं दे पाऊंगा। बहुत नरम स्वभाव से और बिना किसी संघर्ष के, लड़ाई झगड़े के अपनी बातों को लोगों के सामने रखने का प्रयास किया। यही है सत्याग्रह। चलिए, अब एक बड़ा आंदोलन हुआ, बहुत ही फेमस आंदोलन है भारतीय इतिहास में, रॉलेट एक्ट। इस कामयाबी से उत्साहित गांधी जी ने 1919 में प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया। कब आया? 1919। नाम था रॉलेट एक्ट। बिना अपील, बिना दलील के कानून, किसी को भी, आंदोलन वाले को पुलिस उठाकर जेल में डाल सकती थी, क्योंकि वो 3 आंदोलन देख चुके थे बैक टू बैक, चंपारण, खेड़ा, बारदोली। अब उन्हें डर लगने लग गया था कि इस तरह से आंदोलन होगा तो भैया हमारी सत्ता, हमारा पैसा खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे एक्ट लाओ, उठाओ, सीधा जेल में गिर दो, कोई पूछने वाला नहीं। तो आ गया रॉलेट एक्ट। भारतीय सदस्यों के भारी विरोध के बावजूद इस कानून को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग में बहुत जल्दबाजी में पारित कर दिया गया। क्लियर हुआ? जो यहाँ की आपका इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, पहले लोकसभा राज्यसभा थोड़ी थी, इसी को बोलते थे आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, में इसको पास कर दिया गया। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकते थे। अब देख लीजिए, आपने कुछ भी सरकार के बारे में किया, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, पुलिस उठाएगी, 2 साल के लिए जेल में घेर देगी बिना मुकदमे के। महात्मा गांधी ऐसे अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ अहिंसा ढंग से
नागरिक अवज्ञा करना चाहते थे और 6 अप्रैल को एक कड़ी हड़ताल शुरू होना था। विभिन्न शहरों में रैली जुलूस का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप में कामगार हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई, व्यापक जन उभरने लगा। चिंतित रेलवे, टेलीग्राफ जैसी संचार सुविधा भंग की जाने की आशंका में भय में अंग्रेजों ने राष्ट्रवादी दमन शुरू कर दिया और अमृतसर में बहुत सारे स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। गांधी जी के दिल्ली प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर गोली चला दी। इसी को बोलते हैं 14 अप्रैल को शुरू होगा, वैसे 14 अप्रैल होना चाहिए, और जलियांवाला बाग हत्याकांड की बात है। और इसमें लोगों में बैंक, डाकघर, रेलवे स्टेशन पर हमला कर दिया और सब में क्या लग गया, मार्शल लॉ यानी कि आर्मी लॉ लगा दिया। और जनरल डायल को आपका कमाल समांदी कहाँ की, पंजाब की। पहले कहाँ होता है, 10 अप्रैल को। हाँ, अब क्या हुआ, 13-14 अप्रैल को यानी कि 13 अप्रैल को अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। आप जानते हैं डॉक्टर सत्यपाल सिंह और डॉक्टर किचलू को आपका पुलिस ने पकड़ लिया था। एक जलियांवाला बाग है आपका, वहां पर आपका शांतिपूर्ण धरना चल रहा था। सरकार ने वहां पर उस धरने पर क्या किया, अपने वो आपका विरोध कर रहे थे कि उनके 2 स्थानीय नेता आपके पकड़े गए थे। उस पर जनरल डायर ने बिना किसी के कोई रिएक्शन करे, कुछ करे, उन्होंने वहां ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बहुत सारे लोग मारे गए। उस दिन अमृतसर में बहुत सारे गांव में सालाना वैसाखी मेले की शिरकत करने के लिए लोग जलियांवाला बाग में जमा हुए। काफी लोग तो सरकार द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानून का विरोध प्रकट करने के लिए एकत्रित हुए। किसी को लगा था कि कानून के लिए होते, लेकिन कुछ लोग मेले की वजह से वहां आ गए और ये देखने लगे कि भैया भीड़ कैसे इकट्ठी हो रही है। यह मैदान चारों तरफ से बंद था, शहर के बाहर होने के कारण जहां लोग गुट को यह नहीं पाते, इलाकों में मार्शल लॉ लग चुका है। अब लोगों को क्या पता, गांव के आदमी को, शहर में मार्शल लॉ लगा हुआ है। ठीक है, जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहां पहुंचे, जाते हैं और मैदान से बाहर निकलकर सारे रास्तों को बंद कर दिया गया। उसमें सिपाही की भीड़, अंधाधुंध गोलियां चली, सैकड़ों लोग मारे गए। बाद में उन्होंने बताया कि वह सत्याग्रही को जहन की दहशत और विध्वंस भावना पैदा करने के लिए एक नैतिक प्रभाव का उत्साह चाहते थे। जैसे जैसे आपका जलियांवाला बाग की खबर फैली, उत्तर भारत में बहुत सारे शहरों में सड़क पर उतरने लगे, हड़तालें होने लगी, लोग पुलिस मोर्चे लेने लग गए, सरकारी इमारतों पर हमला होने लग गया। सरकार ने कार्रवाई को निर्मम तरीके से कुचलने का रास्ता अपनाया। सरकार को अपमानित और तारांकित करना चाहती थी। सत्याग्रही को जमीन पर नाक रगड़ने के लिए सड़क पर घिसटकर वापस चलाना, साहिबों को सलामी करने के लिए मजबूर किया गया। लोगों को कोड़े मारे गए, गांव में गुजरावाला पंजाब पर बम बरसाए गए और हिंसा फैलते देख महात्मा गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। महात्मा गांधी ने कहा ज्यादा हो गया भाई, अब इसको वापस लेना पड़ेगा। ठीक है, भले ही रोलेट एक्ट एक बहुत बड़ा आपका क्या था, सत्याग्रह था, ठीक, लेकिन अभी भी मुख्य रूप से शहरों और कस्बों तक ही वो आपका सीमित था। महात्मा गांधी पूरे भारत में जनाधार वाले आंदोलन खड़ा करना चाहते थे, लेकिन उनका मानना था कि हिंदू मुस्लिम एकता को एक दूसरे के नजदीक लाए बिना ऐसे आंदोलन नहीं चलाए जा सकते। उन्हें लगता था कि खिलाफत आंदोलन का मुद्दा उठकर सरकार दोनों समुदायों को नजदीक ला सकता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ओटोमन साम्राज्य आपके तुर्की की हार हो चुकी है और मैं आपको बताया है कि क्या मतलब था, और इस आशय की अफवाह फैल गई। इस्लामिक विश्व में आध्यात्मिक नेता खलीफा ओटोमन साम्राज्य का एक सख्त शांति संधि थोप दी गई। खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा करने के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, 1919 में जगह है मुंबई। खिलाफत आंदोलन यहाँ पर शुरू किया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के साथ इस आंदोलन को महात्मा गांधी ने आपका चलाया, ठीक। और दिसंबर 1920 में कोलकाता के 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने दूसरे नेताओं के साथ इस बात के लिए राजी कर लिया, यानी कि 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में उन्होंने क्या किया, खिलाफत आंदोलन की स्वीकृति प्राप्त करा ली कांग्रेस से और समर्थन में स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई, ठीक।
अब यहां से ही शुरू होगी खिलाफत और असहयोग। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है और अगली क्लासें हैं। तो आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा आपका जनाधार जो है आपको इस सत्याग्रह के अंतर्गत आपका देखने के लिए आपको मिलेगा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।